Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। मैं वर्तमान समय में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूं। हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तथा उससे संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने इस लेक्चर सीरीज़ में यह जाना कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी जानकारी यदि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले और कार्य करने वाले एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो इन विषयों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। इन सभी विषयों में से हम लोगों ने जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, फटीग, एक्सीडेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जैसे बहुत सारे विषयों के बारे में इस लेक्चर सीरीज़ में चर्चा की। हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस के बारे में समझा और यह देखा कि किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित विभिन्न कॉन्सेप्ट पर जो चर्चा कर रहे हैं उसे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हमारे एम्प्लॉइज़ की पर्सनैलिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को प्रभावित करती है, या आप यह कह सकते हैं कि किस प्रकार हमारे एम्प्लॉइज़ की पर्सनैलिटी हमारे एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, या किस प्रकार हम लोग उसकी पर्सनैलिटी से उसके व्यवहार को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और यदि हमारे पास उसकी पर्सनैलिटी की कुछ जानकारी पहले से है तो किस प्रकार हम लोग उसे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रोल्स या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर सकते हैं, और किस प्रकार हम लोग इस पर्सनैलिटी के वेरिएबल को मेज़र कर सकते हैं, तथा वो कौन कौन सी थेरीज़ हैं या थेरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं जो हमें पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करती है। तो इन सभी विषयों के ऊपर आज हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में चर्चा करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को जिसका जो टाइटल है वह है पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात व्यक्तित्व और संगठन में व्यवहार। के शुरुआत में हम लोग पहले पर्सनैलिटी को सामान्य शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा यदि आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उस इंटरेक्शन के साथ साथ आप कहते हैं कि इस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी है। मैंने उससे कल बात की, उससे कल इंटरेक्शन किया और मुझे उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी। कभी कभी आप कहते हैं कि नहीं, उससे मत बिहेव करना, उसके साथ मत जाना, क्यों उसकी पर्सनैलिटी बहुत ख़राब है। या कई बार आप कहते हैं कि कल उसने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया,
तो आप कहते हैं नहीं, वो एक्चुअली उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो ऐसा नहीं है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो ऐसा ही व्यवहार करता है। तो हम लोग यहाँ पर जब बार बार पर्सनैलिटी का डिस्कशन कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी के डिस्कशन में हम लोग व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं, रेस्पॉन्सेस की। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो किससे एसोसिएटेड है, हमारे व्यवहार से। अर्थात जो हमारा व्यवहार है उसको हमारी पर्सनैलिटी बहुत इफ़ेक्टिवली डिटरमाइन करती है। तो आज हम लोग अब आगे फॉर्मली जो पर्सनैलिटी है उसके अर्थ और उसकी जो नेचर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस स्लाइड में क्या देख पा रहे हैं? पहला पर्सनैलिटी में पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो पैटर्न ऑफ बिहेवियर का क्या अर्थ है? जैसे यदि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और देखते हैं कि वो इन पर्टिकुलर तरह के पैटर्न्स शो करता है, व्यवहार करता है, तो आप क्या कहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो आपने उसकी पर्सनैलिटी को जो नेम दिया, जो उसको एक कैटेगराइजेशन दिया, वो किसके बेसिस पे किया? एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर पर, एक स्पेशल तरह के, एक स्पेसिफिक तरह के यदि वो व्यवहार करता है तो आप क्या कहते हैं कि ओके, इसकी ये पर्सनैलिटी है। लेकिन यदि वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर कभी हैं कभी नहीं है, या वो जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर हैं उनमें आपस में कोई कंसिस्टेंसी है या नहीं है, जब आप देखते हैं कि ओके, ये तो इसी तरह का व्यवहार बार बार करता है कंसिस्टेंटली, मैं कल उससे मिला था तब भी उसका ऐसा ही व्यवहार था, आज मिला अभी भी ऐसा है, कुछ साल बाद मिला तभी भी ऐसा है, तब मैं क्या कहता हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो अर्थात हम पैटर्न ऑफ बिहेवियर को पर्सनैलिटी डिफाइन करते समय इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किस तरह का पैटर्न ऑफ बिहेवियर? वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर जिसमें कंसिस्टेंसी हो। तो यदि जैसे आज किसी ने किसी की मदद की, उससे आगे भी मैंने कभी नहीं देखा कि उसको किसी की मदद करते हुए, और उसके आगे भी नहीं देखूंगा, एक बार उसने किसी की मदद कर दी, तो आप क्या कहेंगे कि वो हेल्पिंग नेचर का है? नहीं, क्योंकि उसने एक बार हेल्प की है, कंसिस्टेंसी नहीं है उसके इस बिहेवियर में। तो आप उसे उसका एक पर्सनैलिटी का ट्रेट या उसे पर्सनैलिटी के रूप में डिफ़ाइन नहीं करते हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति है, आप देखते हैं जब भी कभी भी किसी को भी या ज़्यादातर लोगों को उसकी मदद की आवश्यकता होती है तो वो उसके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, जितनी उसकी क्षमता है, वो उनकी मदद करता है कंसिस्टेंटली। तो आप इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, ये उसकी एक पर्सनैलिटी का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है या उसकी पर्सनैलिटी की एक विशेषता है। तब आप कह सकते हैं कि नहीं, वो नहीं, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो सभी का हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? पैटर्न ऑफ बिहेवियर, वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर जिसमें कंसिस्टेंसी है टाइम टू टाइम, और जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है वो भी आपस में कंसिस्टेंट है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट। जब हम पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं ओके, ये उसका ट्रेट है, यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या रख रहे हैं? डिफरेंट बिहेवियरल एग्जाम्पल, रेस्पॉन्सेस। अर्थात ये एक तरह के स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न है, बिहेवियरल रेस्पॉन्सेस हैं, उन्हें मिला के हम लोग क्या कह रहे हैं? ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है या ट्रेट है। और उस ट्रेट में किस तरह के बिहेवियरल रेस्पॉन्सेस होते हैं? जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। वो जो लंबे समय तक बार बार जिस तरह के वो बिहेवियर शो करता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स में इनकॉर्पोरेट होते चले जाते हैं। उसके बाद ये जो पर्सनैलिटी है, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार हेल्प करती है? फ्यूचर फोरकास्ट करने में। किस प्रकार से? अब आप देखिए, हमने पहले क्या कहा? पैटर्न ऑफ बिहेवियर। उसके बाद क्या कहा? कंसिस्टेंसी। अर्थात ये जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है ये कंसिस्टेंट है। तो यदि मुझे पता है कि पैटर्न ऑफ बिहेवियर कंसिस्टेंट है तो अब मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? उसके फ्यूचर का बिहेवियर। तो यदि आपको बताया जाए कि ये बहुत ही हेल्पिंग नेचर का है पर्सनैलिटी वाइज,
तो अब क्या आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यदि मुझे ज़रूरत होगी इसकी, किसी तरह की कोई मुझे मदद की ज़रूरत होगी, तो इसका फ्यूचर बिहेवियर कैसा होगा, ये मेरी हेल्प करेगा। ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, इस तरीके से कि उसकी पर्सनैलिटी में ये गुण है या नहीं है। या अगर कहा जाए कि ये बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति है। अब अगर मुझे कोई ऐसा टास्क है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ऑनेस्ट हो, जो ईमानदारी से अपना काम करे, तो अगर मुझे पता है कि उसके पर्सनैलिटी ट्रेट हैं, तो अब मैं इस फ्यूचर प्रेडिक्शन के साथ ये फ्यूचर फोरकास्ट करते हुए कि ये बेईमानी नहीं करेगा, मैं उसको वो टास्क दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने किसका इस्तेमाल किया, एक पर्सनैलिटी ट्रेट का। किसके लिए, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, एम्प्लॉय का फ्यूचर में किस तरीके का व्यवहार हो सकता है। तो हम यहाँ पर पर्सनैलिटी से व्यक्तियों के, कर्मचारियों के वो फ्यूचर में क्या बिहेव करेगा, उसको अभी से पहले एंटिसिपेट करने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे सिलेक्शन के समय पे भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनैलिटी के टेस्ट कराती है। तो इसमें क्या उनका आइडिया रहता है कि डिफरेंट जो जॉब्स हैं, डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके लिए डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटी के लोग हमें चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, चूँकि हमारे पास उनकी पर्सनैलिटी का आइडिया है, मेज़रमेंट है, तो अब हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की जॉब में ये व्यक्ति फ्यूचर में भी इस तरह का व्यवहार करेगा। तो हमारी पर्सनैलिटी का मेज़रमेंट या पर्सनैलिटी हमें ये जानने में मदद करती है कि हम किस तरह का व्यवहार आगे फ्यूचर में करेंगे कॉमनली। अब ये जो हमारी पर्सनैलिटी है, ये किसको प्रभावित करती है, हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन को। जैसा हम लोगों ने शुरू में एग्जाम्पल में कहा कि आप कैसे किसी व्यक्ति को बताते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ह्यूमन इंटरेक्शन से। तो ह्यूमन इंटरेक्शन कहाँ से डिटरमाइन हो रहा है, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी से। तो यदि आप किसी से कहें कि यार वो बहुत चिड़चिड़ा है, तो आपने कैसे कहा वो चिड़चिड़ा है, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन में आपने ये देखा कि इसके अंदर इस तरह के बिहेवियरल रेस्पॉन्सेस हैं, जिन्हें आप किस में कैटेगराइज कर सकते हैं, नहीं वो तो बहुत इरिटेटिंग पर्सनैलिटी का है। या आप किसी को कह रहे हैं ऑनेस्ट, कब आपने ऑनेस्ट कहा, या वो आपके साथ कब ऑनेस्टली इंटरेक्ट करेगा, जब उसके अंदर ऑनेस्टी के डिफरेंट बिहेवियरल रेस्पॉन्सेस उसकी पर्सनैलिटी में होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, किस तरह से वो किसके साथ व्यवहार कर रहा है, ये किस पर ज़्यादा निर्धारित होता है, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर। उसके साथ साथ सिचुएशंस पर भी वो प्रभावित करता है। लेकिन ये अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन बिहेवियर, व्यक्ति की पर्सनैलिटी और जो अदर एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, फैक्टर्स हैं, वो किस प्रकार से दोनों मिलकर किसी व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वह है रिलेटिवली स्टेबल। रिलेटिवली स्टेबल का क्या अर्थ है कि जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी चेंज हो रही है, बहुत डायनेमिक है, अभी ऐसी, अभी कुछ और, फिर कुछ और। आज व्यक्ति ऑनेस्ट है, कल डिसऑनेस्ट हुआ, आज वो हेल्प कर रहा है, कल हेल्प नहीं कर रहा है। व्यक्तियों की पर्सनैलिटी की जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो रिलेटिवली टाइम के साथ स्टेबल रहती हैं। तो आज जो मेरी पर्सनैलिटी है, वो धीरे धीरे ये पर्सनैलिटी डेवलप हुई होगी, और अब ये पर्सनैलिटी रिलेटिवली कुछ समय के लिए ऐसे ही रहेगी, स्टेबल है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि आज मेरे अंदर कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं तो वो बदलेंगे नहीं, वो बदल सकते हैं, बदलेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो यही है कि आप डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स को लर्न कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये चीज़ें लर्न करना, आप ट्रेनिंग के, डेवलपमेंट के थ्रू ये चीज़ें लर्न करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, ठीक है, अभी आए 2 घंटे बाद आपकी पर्सनैलिटी चेंज, 2 घंटे में एक विद इन द टाइम आपकी पर्सनैलिटी में वो चेंजेस अकर नहीं करते हैं। इसीलिए पर्सनैलिटी को एक रिलेटिवली स्टेबल कंपोनेंट या कॉन्सेप्ट कहा गया है। अब हमने देखा कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसके स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न है, उसमें कंसिस्टेंसी है, वो रिलेटिवली स्टेबल है, और ये सब हमको किस में हेल्प कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को फ्यूचर में प्रेडिक्ट करने में, उन्हें किस तरह के रोल्स, किस तरह का असाइनमेंट दिया जा सकता है उसमें,
फॉर एग्ज़ाम्पल यदि एक किसी एम्प्लॉय की एक पर्सनैलिटी ट्रेट है कि ठीक है हाँ, वो बहुत ही टाइम को लेके पंक्चुअल है, तो अब मुझे क्या पता है, क्योंकि ये उसकी पर्सनैलिटी का ट्रेट है और मेरे पास कुछ ऐसा असाइनमेंट आया जो मेरे लिए बहुत एसेंशियल है कि वो उस विद इन द टाइम जो हमने टाइम निर्धारित किया है उसमें वो पूरा हो जाए। तो अब मैं ऐसे व्यक्ति को वो काम देना प्रेफर करूँगा जो टाइम को लेके पंक्चुअल है। लेकिन यदि मुझे पता है कि ये जो व्यक्ति है टाइम को लेके इतना पंक्चुअल नहीं है, स्किल बहुत अच्छी है, इजी गोइंग है, लेकिन टाइम को लेके इसका सो चलता रहता है, कभी कर देता है टाइम पे, कभी नहीं करता है, इसके पर्सनैलिटी ट्रेट में टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है। तो अब मेरे लिए क्या आसान हो गया कि ठीक है, अगर ये टाइम पे मुझे बिल्कुल टास्क चाहिए तो मैं अभी इसे प्रेफर नहीं करूँगा, ऐसे व्यक्ति को प्रेफर करूँगा जो टाइम का पंक्चुअल है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में यदि मेरे पास मेरे एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी का एक स्पेसिफिक आइडिया है, उसकी नॉलेज है मेरे पास, तो अब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ से अच्छे से उस टास्क को कंप्लीट करा सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो पर्सनैलिटी का बेसिक मीनिंग है वो क्या है, और ये जो पर्सनैलिटी का बेसिक मीनिंग है वह कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोगी है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कल्चरल नॉर्म्स और कल्चरल नॉर्म्स का पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में ये समझा कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हम किसे कहते हैं, तथा ये भी जाना कि कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं कि कल्चरल जो नॉर्म्स हैं उनका हमारी पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, या जो हमारी पर्सनैलिटी है वो क्या किस प्रकार से कल्चरल नॉर्म्स के थ्रू एक्सप्रेस होती है, या कई बार हम लोग पर्सनैलिटी के जो बिहेवियर्स हैं, कंपोनेंट है, कल्चर्स नॉर्म्स के थ्रू उन्हें हम लोग सप्रेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें हमारे कल्चर, हमारे कल्चरल नॉर्म्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारा कल्चर या हमारे कल्चरल नॉर्म्स हमें क्या बताते हैं, किस तरह का व्यवहार हमें करना है। हमारी पर्सनैलिटी क्या बता रही है, किस तरह का व्यवहार हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें हमने काफ़ी हद तक अपने कल्चर से अडेप्ट की होती हैं। उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं वो हमारे पर्सनैलिटी के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक है कि मैं टाइम पे काम करना प्रेफर नहीं करता, ठीक है, इजी गोइंग है, लेकिन कल्चरल नॉर्म्स ये है कि आपको टाइम पे काम करना। तो अब उस कंडीशन में क्या है, कल्चरल नॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं उस काम को टाइम से पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चरल नॉर्म है। तो आप देखेंगे कि कई बार जब आपको किसी की पर्सनैलिटी से जुड़े हुए व्यवहार या उसकी पर्सनैलिटी से अलग व्यवहार कराने होते हैं, तो आप क्या करते हैं, कल्चर में उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में यदि आपने आपकी इस तरह की पर्सनैलिटी है कि आप क्लास में 10 मिनट बाद आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आप वही हैं, पर्सनैलिटी वही है, लेकिन नॉर्म से यह इस्टेब्लिश कर दिया जाए कि नहीं 9 o'clock की क्लास है तो 9 o'clock ही आएंगे, ये मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन का, मेरे इस ग्रुप का नॉर्म है। तो होगा क्या, आप किसी भी तरीके से भागते दौड़ते कुछ भी करेंगे, क्या करेंगे, 9 बजे आएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको वो नॉर्म्स फॉलो करने हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन के में बाउंड होते हैं उन नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। जैसे आप सोसाइटी में आपका व्यवहार किस तरीके से बाउंड होता है, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए आप करते हैं फॉलो, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो हमारी पर्सनैलिटी और हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर अब जो नेक्स्ट है वह है पर्सन एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। ये एक बहुत ही आर्ग्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो ज़्यादा किससे डिटरमाइन हो रहा है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी से या सिचुएशनल फैक्टर से। तो लोगों ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं जो ये इस्टेब्लिश करते हैं कि जो हमारा व्यवहार है ये हमारी पर्सनैलिटी से डिटरमाइन होता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमारा व्यवहार हमारी जो सिचुएशंस हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम हैं, उससे निर्धारित होता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो परिस्थितियों का गुलाम है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व, उसकी खुद के थॉट प्रोसेस कुछ भी हो, लेकिन अगर सिचुएशंस आपको प्रेशराइज़ करेंगे तो आप उस तरह का व्यवहार करने लगते हैं।
लेकिन आप देखेंगे कि सिचुएशंस अगर हमें उतना ही कंट्रोल कर रही होती तो हमारा जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, जो साइकोलॉजी है, जो हमारा मोटिवेशन है, इस पे हम फोकस नहीं करते। किस पे फोकस करते? सिचुएशंस पे फोकस करते। हम सिचुएशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते तो क्या होता, हम ह्यूमन बिहेवियर को भी कंट्रोल कर ले होते। लेकिन हम देखते हैं कि सिचुएशंस को पूरा कंट्रोल करने के बाद भी हम ह्यूमन बिहेवियर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारी पर्सनैलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे सिचुएशनल फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे ये फैक्टर्स अलग अलग तरीके से हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं या प्रभावित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सिचुएशन के वो कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो हमारे व्यवहार को, हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। तो यदि सिचुएशंस में वो सारे फैक्टर्स हैं तो वो हमारे व्यवहार को ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा मैग्नीट्यूड में प्रभावित करेंगे। यदि वो फैक्टर्स नहीं हैं, वो कारक नहीं है, तो उस कंडीशन में जो सिचुएशंस हैं उनका जो इफ़ेक्ट होगा, उनका जो प्रभाव होगा वो कम होगा। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से सिचुएशनल स्ट्रेंथ थ्योरी इन सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करती है या एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पर जो पहला है सिचुएशनल स्ट्रेंथ थ्योरी में, वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी का क्या अर्थ है कि जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें जो डिफरेंट क्यूज़ हैं कि आपको किस तरह का व्यवहार करना है, वो क्लियर हैं कि नहीं है। तो यदि क्यूज़ बहुत क्लियर हैं तो क्या होगा कि वो जो सिचुएशन है वो आपके व्यवहार को ज़्यादा प्रभावित करेगी। लेकिन अगर जो क्यूज़ हैं वो कंफ्यूजिंग है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस क्यू का क्या मतलब है, तो क्या होगा, वो जो सिचुएशन है अब आपके व्यवहार को उतना ज़्यादा अच्छे से प्रभावित नहीं कर पाएगी। जैसे नॉन वर्बल क्यूज़ में आप देखते थे कि अगर एक नॉन वर्बल क्यू का जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो क्लियर है तो क्या है, वो मैसेज कन्वे हो गया। लेकिन अगर नॉन वर्बल क्यू में वो जो मैसेज है वो क्लियर नहीं है तो क्या होगा, आप कन्फ्यूज़न होगा कि क्या इसका अर्थ था। उस कंडीशन में आप क्या करना चाहेंगे, उस मीनिंग को क्लैरिफाई करना चाहेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर जो हमारे पास क्यूज़ हैं वो क्लियर हैं तो अब हमारी सिचुएशन हमें प्रभावित करेगी। ऑर्गेनाइजेशन में हम इसका किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जो जॉब है और जो सिचुएशंस हैं, उसकी जॉब डिज़ाइन के समय, जॉब एनालिसिस के समय जो हम क्यूज़ हैं उन्हें बहुत क्लियरली डिफ़ाइन करें कि ये क्यू है, ये सिचुएशनल क्यू है तो इसका ये अर्थ है, और अगर ये सिचुएशनल क्यू है तो आपको इस तरीके का व्यवहार करना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कंडीशंस में क्या होगा, हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ के जो बिहेवियर है उससे क्लैरिटी, उन क्यूज़ में क्लैरिटी के माध्यम से उसे और ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे। उसके बाद जो सेकंड है वो उन्होंने बताया कंसिस्टेंसी। यहाँ पर कंसिस्टेंसी का क्या अर्थ है कि जो क्यूज़ हैं हमारे पास वो एक जैसे हैं, कंसिस्टेंसी है उसमें कि नहीं है, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं कि नहीं है। जैसे माना एक जो क्यू है वो कुछ और कहना चाह रहा है, दूसरा जो क्यू है वो उसकी कुछ अपोजिट आइडिया दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जो एक क्यू है, वो जो दूसरा क्यू है, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो एज ए एम्प्लॉय मेरे लिए क्या है, अब मेरा जो व्यवहार है वो उन क्यूज़ से डिटरमाइन नहीं होगा। क्यों? कंपैटिबल नहीं है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक क्यू कह रहा है इधर जाना है, एक क्यू कह रहा है इधर जाना है। अगर वो दोनों क्यूज़ मुझे एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तो वो दोनों क्यूज़ की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी मेरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की। तो यदि 4, 5, 6 क्यूज़ हैं एक साथ कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में मुझे इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो सिचुएशन का जो इफ़ेक्ट है हम मेरे बिहेवियर पे वो ज़्यादा पड़ेगा। जो थर्ड है वो है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का यहाँ पे क्या अर्थ है कि और कौन कौन से कंस्ट्रेंट हैं वहाँ पर सिचुएशंस में। जैसे कंस्ट्रेंट में कि एक्सटर्नल कुछ हमारे पास कंडीशन है या एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं
वो क्या कर रही है, लिमिट कर रही हैं किस चीज़ को, मेरी फ्रीडम को एज ए इंडिविजुअल डिसीज़न लेने में, बिहेवियर को लेने में। तो यदि कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, सिचुएशनल कंस्ट्रेंट हैं कुछ मेरे पास, तो यदि मेरा डिसीज़न, मेरा फ्रीडम, मेरी ऑटोनॉमी या मेरी पर्सनैलिटी एक तरह का बिहेवियर डिटरमाइन कर रही है, तो ये कंस्ट्रेंट क्या है, मुझे उस तरह का व्यवहार नहीं करने देंगे। उसके बाद जो कंस्ट्रेंट के बाद है वो 4th नंबर है पर है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का क्या अर्थ है कि वो जो व्यवहार या जो रेस्पॉन्स या जो डिसीज़न है उसके क्या परिणाम पड़ने वाले हैं, किसके ऊपर, बाकी स्टेक होल्डर्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों के ऊपर। तो यदि मुझे लगता है कि ये जो डिसीज़न मैं लूँगा या जो रेस्पॉन्स मेरा होगा इसके बाकी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, रेलिवेंट है, इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँगा, ये जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं ये मेरे व्यवहार को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। जैसे यदि अभी मेरे एक डिसीज़न से आप बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया जा सकता हो, मैं प्रभावित कर दूं, या मेरे इस डिसीज़न से आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ जुड़ा हुआ हो, बहुत लोगों का सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव या नेगेटिव जुड़ा हो, तो उस कंडीशन में क्या है, मैं अपनी पर्सनैलिटी, अपने इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को साइड करूँगा, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करूँगा, वो जो सिचुएशंस है उस सिचुएशंस के फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली डिसीज़न लूँगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये ऐसे 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो क्या स्ट्रेंथन करते हैं, सिचुएशन के इफ़ेक्ट को स्ट्रेंथन करते हैं। तो सिचुएशनल स्ट्रेंथ थ्योरी इन 4 फैक्टर्स के माध्यम से हमें ये समझा रही है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो किस प्रकार से हमारे बिहेवियर में ट्रांसफॉर्म होगी या नहीं होगी। तो यदि ये सिचुएशनल फैक्टर्स इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं तो क्या होगा, मेरी पर्सनैलिटी का मेरे बिहेवियर पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी प्रभावित होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है या ह्यूमन बिहेवियर है वो किस पे निर्धारित हुआ, वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी और सिचुएशनल फैक्टर इन दोनों के इंटरेक्शन से प्रभावित हो रहा है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का व्यवहार है उसके लिए क्या दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी पर्सनैलिटी भी और उसके जो सिचुएशंस हैं, एनवायरनमेंट की जो सिचुएशंस हैं, जो कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स हैं वो भी। तो दोनों मिलकर एक फंक्शन डेवलप करते हैं और उस फंक्शन में ये दोनों का इंटरेक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं व्यक्ति का व्यवहार, बिहेवियर क्या है, एक किस चीज़ का फंक्शन है, पर्सनैलिटी का और उसके सिचुएशंस का। जैसा हम लोगों ने यहाँ पे इस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू बिहेवियर को डिफाइन करने का प्रयास किया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार हमें हेल्प करती है। तो आप देखेंगे एक थियरी है पर्सन जॉब फिट थियरी। ये पर्सन जॉब फिट जो थियरी है ये किस पर बेस करती है, व्यक्ति के पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स पर और उसके सिचुएशनल या कॉन्टेक्सचुअल एस्पेक्ट्स पर। पर्सन, पर्सनैलिटी उसकी, और जॉब अर्थात जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस सिचुएशन में उसे काम करना है। तो यहाँ पर यदि व्यक्ति की जो पर्सन माना, पर्सनैलिटी, और उसकी जो जॉब है, इस जॉब्स की जो डिमांड्स हैं या इस जॉब्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किससे मैच कर रही हैं, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी से। तो आप कहें यहाँ पर एक अच्छा मैच है। अगर ये है तो क्या होगा, अब ये जो मैच है ये उस व्यक्ति का जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस है, जो जॉब में जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव करेगा। लेकिन अगर ये मैच बहुत अच्छा नहीं है, ये मिसमैच हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो व्यक्ति की परफॉर्मेंस है वो ख़राब होगी। क्योंकि जो बिहेवियर है, परफॉर्मेंस है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। जो परफॉर्मेंस है या बिहेवियर है वो किसके बेस पे हो रहा है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी और सिचुएशनल फैक्टर्स, कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स दोनों पे मिलके। तो अगर उन दोनों के बीच में मिसमैच हो रहा है, मेरी पर्सनैलिटी के अलग डिटर्मिनेंट डायमेंशंस हैं, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जो जॉब है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो डिमांड्स है वो कम्प्लीटली
बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब मेरी जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे ख़राब होती चली जाएगी, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी मुझे अलग तरीके से पुश करेगी कार्य करने के लिए, मेरी जॉब, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग तरीके से पुश करेंगे। तो एक डिसोनेंस, एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा क्रिएट होगा और मेरी परफॉर्मेंस जिस लेवल पर हो सकती थी उस लेवल पर नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं आगे कि ऐसी कौन कौन सी थियरीज़ हैं जिनके माध्यम से हम लोग पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहली थियरी है ये पर्सनैलिटी की टाइप थियरी है, अर्थात किस किस तरह की पर्सनैलिटी होती है, टाइप। तो उसमें हम लोग बहुत सारी थियरीज़ हैं टाइप थियरीज़ में, उसमें से हम लोगों ने एक थियरी को अभी यहाँ पर चूज़ किया है ये समझने के लिए कि किस प्रकार ये जो थियरीज़ हैं हमें पर्सनैलिटी को समझने में हमारी मदद करती हैं। तो यहाँ पर जो पहली है वो है शेल्डन्स का थियरी या मॉडल। इन्होंने पर्सनैलिटी को कुछ भागों में डिवाइड किया। तो उन्होंने जो पहला हमें एस्पेक्ट बताया वो बताया एंडोमॉर्फी। अब ये जो पर्सनैलिटी टाइप है ये किस तरह का होता है, जिसमें लोग पिकनिक टाइप होते हैं, अर्थात जिसे आप कभी कभी आप एक दूसरे को कहते हैं क्या है, वो बहुत गोल मोल है। कैसा प्रेफर वो करता है, वो बहुत खाना एंजॉय करता है, बहुत घूमना एंजॉय करता है, वो ज़्यादा चीज़ों की बहुत स्ट्रेस नहीं लेता है। तो इस तरह की जो बॉडी बिल्ड वाले होते हैं वो थोड़े फैटी होते हैं, थोड़ा शॉर्ट हाइट के होते हैं। उनका जो नेचर है, पर्सनैलिटी टाइप है, घूमने जाना है, हाँ ठीक है चलते हैं। तो आप देखते हैं कि ठीक है, हाँ वो ऐसा इस टाइप की पर्सनैलिटी रखता है कि वो जहाँ जाएगा एंजॉय करेगा। दूसरा इन्होंने बताया मेसोमॉर्फी। अब ये जो पर्सनैलिटी टाइप होता है ये कैसा होता है, मस्कुलर टाइप, है ना, कि जो इसकी जो बॉडी बिल्ड है वो बॉडी बिल्ड बहुत स्ट्रक्चर्ड है, एकदम फिट है। और ये किस तरह के फिर बिहेवियर आप कुछ बताएंगे कि नहीं। जैसे कभी कभी आप कहते हैं नहीं देखो उसको देखने से लग रहा है वो एग्रेसिव है, तो किस तरह का आप देखते हैं पहले उसकी बनावट कि नहीं उसका बॉडी बिल्ड बहुत अच्छा है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसकी बॉडी बहुत फिट है, तो आप क्या कहते हैं कि हाँ नहीं ये तो एग्रेसिव लग रहा है। तो आप क्या करते हैं, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली उसको उसकी पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं। तो जो मेसोमॉर्फी वाले लोग होते हैं वो माना जाता है कि रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी है वो उनके अंदर ज़्यादा होती है, असर्टिव ज़्यादा होते हैं, वो मेसोमॉर्फी वाली टाइप में इन शेल्डन ने अपने मॉडल में उनको रखा। उसके बाद एक्टोमॉर्फी, ये वाली पर्सनैलिटी टाइप में किस तरह के लोग आते हैं, जिन्हें आप कहते हैं दुबले पतले लंबे लोग। तो ये वाले लोग कैसे होते हैं कॉमनली, जैसे आप कहते हैं कि नहीं वो तो ठीक है उसको अकेला रहना पसंद है, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता है, कैसे दुबले पतले लोग होते हैं, उनका एक अपना स्ट्रक्चर है। तो इस तरह की जो टाइप है उसको शेल्डन ने अपने मॉडल में इस पर्सनैलिटी टाइप में स्पेस दिया। अब हम लोग इस नई थ्योरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हम देखते हैं ऑलपोर्ट ने एक थ्योरी दी, ट्रेट थ्योरी, किसको समझने के लिए, हमारे पर्सनैलिटी को समझने के लिए, किसके माध्यम से, ट्रेट्स के माध्यम से। तो ऑलपोर्ट ने अपनी थ्योरी में डिफरेंट कैटेगराइजेशन किया और वो कैटेगराइजेशन ट्रेट के बेसिस पर था कि व्यक्ति के अंदर इन लेवल्स पर ट्रेट होते हैं और वो जो ट्रेट उनकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का ट्रेट है उसकी पर्सनैलिटी में। तो यदि एक स्पेसिफिक ट्रेट मेरी पर्सनैलिटी में है और उसकी एक अलग भूमिका है तो मेरा व्यवहार एक अलग तरीके से का होगा, लेकिन अगर उस ट्रेट की मेरी पर्सनैलिटी में एक अलग स्पेस है तो एक अलग तरह का व्यवहार होगा। तो ये प्लेस और स्पेस कैसे ऑलपोर्ट ने डिसाइड किए, किस तरीके से उनका डिस्क्रिप्शन दिया, अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑलपोर्ट ने कहा कि कॉमनली हमारे पास दो तरह के ट्रेट होते हैं। पहला उन्होंने कहा कॉमन ट्रेट। कॉमन ट्रेट उन्होंने कौन से बताए, कॉमन ट्रेट उन्होंने वो बताए जो कॉमनली एक सोसाइटी में अगर बहुत सारे लोग हैं तो मेजॉरिटी ऑफ लोग पीपल जो होते हैं वो उस तरह के ट्रेट ओन करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इस ट्रेट को हम क्या कह सकते हैं, कॉमन ट्रेट। दूसरा उन्होंने बताया पर्सनल ट्रेट। पर्सनल ट्रेट के बारे में उन्होंने कहा कि ये यूनिक ट्रेट होते हैं। यूनिक
मतलब ये अब वो वाले ट्रेट हैं जो मुझे बाकी लोगों से अलग कर रहे हैं। ये मेरा जो यूनिक डिस्पोजिशन है मेरी पर्सनैलिटी का, या ये जो यूनिक डिस्पोजिशन है मेरे बिहेवियर का, उसे रिप्रेजेंट करेंगे। पर्सनल ट्रेट को उन्होंने आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसमें जो उन्होंने पहली कैटेगरी बताई वो बताई कार्डिनल ट्रेट। अब कार्डिनल ट्रेट में उन्होंने किस किस तरह के ट्रेट को ऐड किया, उन्होंने बताया कॉमनली किसी व्यक्ति के अंदर 1, 2, 3 ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के कार्डिनल ट्रेट होते हैं। और कार्डिनल ट्रेट क्या होते हैं? वो ट्रेट जिनसे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप डायरेक्टली पहचान या एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि अगर सत्याग्रह या नॉन वायलेंस, तो अगर मैं इन 2 या 3 ट्रेट्स के बारे में कहूँ तो ये एक स्पेसिफिक व्यक्ति को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हम कहें महात्मा गांधी में जो कुछ कार्डिनल ट्रेट्स थे उसमें था जैसे नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, सच बोलना। उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में इन ट्रेट्स को सबसे ऊपर जगह दी कार्डिनल ट्रेट्स में। तो ये वो ट्रेट हैं जो मेरी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से डिटरमाइन कर रहे हैं। या जैसे अगर मेरी पर्सनैलिटी का ट्रेट है ऑनेस्ट, कि ठीक है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो अगर वो मेरा पर्सनैलिटी का करेक्टर है कार्डिनल लेवल पे, तो अब मैं बाकी चीज़ें ठीक है कुछ मैनेज करूँगा, लेकिन ऑनेस्टी के साथ मैनेजमेंट नहीं होगा, ऑनेस्टी के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी पर्सनैलिटी के कार्डिनल ट्रेट में ही है तो सपोर्ट अदर्स, दूसरों की मदद करना, तो अब कोई कहेगा कि एक वो व्यक्ति जो सबकी मदद करता है, तो लोग क्या बताएंगे ठीक है वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मेरा कार्डिनल ट्रेट है, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है डायरेक्टली। तो ये हुए कार्डिनल ट्रेट। जो दूसरा उन्होंने कैटेगरी बताई वो बताया सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट में क्या है, 5, 8, 10 कुछ ऐसे ट्रेट होते हैं जो मेरी पर्सनैलिटी के सेंटर में होते हैं, जिसके आसपास मेरी पर्सनैलिटी डिटरमाइन होती है या शेप होती है। जैसे ऑनेस्टी है, पंक्चुअलिटी है, या और कुछ इस तरह के बिहेवियर के पैटर्न्स हैं, ट्रेट्स हैं। ये 5 से 10 होंगे मेरी पर्सनैलिटी में, और यही मेरी पर्सनैलिटी के सेंट्रल पॉइंट पर होंगे, जिसके आसपास मेरा स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न शेप लेगा। उसके बाद जो उन्होंने बताया नेक्स्ट सेकेंडरी ट्रेट्स। अब सेकेंडरी ट्रेट्स कौन से होते हैं? गॉड, मतलब इनका जो एक्सप्रेशन है पर्सनैलिटी में वो कम होगा, इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो कम होगी। अब मेरी जो पर्सनैलिटी है माना उसमें कुछ सेकेंडरी ट्रेट्स हैं, तो जैसा हमने कहा था पर्सनैलिटी में क्या रिलेटिवली परमानेंट होगा, लेकिन अगर वो ट्रेट मेरा सेकेंडरी लेवल का है, गॉड लेवल का है, तो क्या उसमें आसानी से चेंजेस होंगे। आज मेरे पास ये ट्रेट है, बदल दिया, फिर दूसरा आया जैसे ड्रेस स्टाइल, तो आज मेरा एक ये वाला चॉइस है या मेरा इंटरेस्ट है, उसके बाद वो आसानी से बदल गया। तो इस तरीके से ऑलपोर्ट ने पर्सनैलिटी के ट्रेट के स्ट्रक्चर के माध्यम से पर्सनैलिटी को समझने के लिए जो थ्योरी दी वो हुई ऑलपोर्ट्स ट्रेट थ्योरी, जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। ऑलपोर्ट्स के व्यूज़ को जानने के बाद अब हम लोग और जो थेरीज़ हैं जिनसे हम लोग पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उनके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आगे जिस हम थ्योरी की बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, अर्थात व्यक्तित्व का बिग 5 सिद्धांत। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑर्गेनाइजेशन में हम इसका बहुत बार उपयोग करते हैं। इस थ्योरी में हमने पर्सनैलिटी को 5 मेजर डायमेंशंस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये 5 मेजर जो डायमेंशंस हैं ये बहुत सारे जो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि हम एक तरह के बिहेवियर पैटर्न्स में सिमिलरिटी देखते हैं तो उसे हमने एक डायमेंशन में डाल दिया, एक अलग तरह के जो सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर है उसे सेकेंड डायमेंशंस में डाल दिया, थर्ड डायमेंशन में डाला, और इस प्रकार हमने कुछ ये 5 बेसिक डायमेंशंस बनाए जो एक तरह से एक स्पेसिफिक तरह की जो पर्सनैलिटी है उसे रिप्रेजेंट करते हैं।
इस थ्योरी को जो इनिशियली प्रपोज किया था वो किया फिस्के ने। ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट थी, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए, चेंजेस होते गए और लोगों ने इस पे काम किया, बहुत सारी रिसर्चेस की और ये वैलिडेट किया कि किस प्रकार इस थ्योरी का जो इन्फॉर्मेशन है हम उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आगे इस पे जैसे नॉर्मन ने वर्क किया, उसके बाद मैक्रे कोस्टा ने काम किया और फाइनली ये जो थ्योरी है इसे हम लोग आप देखेंगे ओशन के नाम से भी जानते हैं। जैसा हमने कल्चर वाले लेक्चर में देखा था ओक्टपेस, तो उसमें क्या था, वो सारे के सारे जो डायमेंशंस थे उनका जो पहला वर्ड था उसे मिला के उन्होंने ओक्टपेस एक नाम दिया, निकनेम दिया। उसी तरीके से ये जो ओशन है जिसे इस थ्योरी को कहते हैं, तो इसमें जो वर्ड्स हैं ये इस थ्योरी के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनके पहले वर्ड हैं। तो पहले वाले वर्ड को अगर मैं पिक करता रहूँ तो मुझे ओशन बन जाएगा। तो कई बार जब आपको याद रखना होता है कि जो बिग 5 थ्योरी है इसमें 5 कौन से मेजर डायमेंशन है, तो यदि आप सारे डायमेंशंस को एक बार में याद नहीं कर पा रहे हैं, आपने ओशन याद किया, तो उसके बाद ही जो एक वर्ड है ये आपको उस डिफरेंट डायमेंशन को याद करने में कि वो क्या नाम था उस डायमेंशन का, आपकी हेल्प करता है। तो इसमें जो पहला डायमेंशन है वो है ओपननेस या ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस। तो ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस आप किसे कहते हैं? मतलब वो व्यक्ति जिन्हें नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है। जो वो व्यक्ति जिसे अगर ये बताया जाए देखो आज खाने में कुछ नया है, तो वो क्या करेगा, हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो टेंडेंसी है, जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं, वो उसे क्या पुश कर रहे हैं या किस तरह से डिटरमाइन कर रहे हैं कि नई नई चीज़ों को सीखना है। और ये इस तरह के लोग कैसे होते हैं? बहुत क्यूरियस होते हैं। तो यदि आपकी जॉब ऐसी है कि जहाँ पर आपको क्यूरियोसिटी की डिमांड है, इनोवेशन की डिमांड है, तो ऐसी कंडीशन में आप किस तरह की पर्सनैलिटी के लोगों को प्रेफर करते हैं उस जॉब के लिए? जिन लोगों के अंदर ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको नई नई चीज़ों को खोजना है, नई नई जगह पे जाना है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा है, जो नई नई जगह जाना पसंद करता है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करता है, तो वो क्या होगा, वो व्यक्ति उस जॉब में ज़्यादा अच्छे से फिट होगा। लेकिन अगर मैं ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस के डायमेंशन पे लो हूँ, मुझे नई जगह जाना पसंद नहीं है, ओपननेस पसंद नहीं है, मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद नहीं है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद नहीं है, लेकिन मेरी जॉब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी हैं कि अब मुझे नई नई जगह जाना है, फील्ड पे जाना है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, तो क्या होगा, मेरी जो पर्सन और जो जॉब फिट है वो मिसमैच होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, या तो मेरी जॉब की जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाएगी और धीरे धीरे मैं अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो पर्सनैलिटी है और जो मेरी जॉब की कैरेक्टरिस्टिक है उसमें मिसमैच है। तो प्रॉब्लम जॉब की नहीं है, प्रॉब्लम पर्सनैलिटी की नहीं है, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि जॉब और पर्सन फिट मिसमैच कर रहा है। ये हम लोगों ने जॉब फिट थ्योरी में समझा था। तो इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेरे पास इस तरह के डायमेंशंस हैं जो ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि इस तरह के स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, अब मेरे पास जॉब की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मैं इसको जब कोई असाइन करूँगा कि ठीक है ये जॉब किसको असाइन की जा रही है, इस तरह के पर्सनैलिटी के डायमेंशन वालों को, तो अब ये जो डायमेंशंस है मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन में या जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मेरी हेल्प करेंगे। जो सेकंड डायमेंशन इन्होंने दिया वो दिया कॉन्शियसनेस। अब ये डायमेंशन क्या करता है? ये डायमेंशन ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है या ऐसे बिहेवियर पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा थॉटफुल होते हैं। कोई बात है, ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करेंगे और क्या करेंगे, जो इनकी इम्पल्सिस हैं उन पे कंट्रोल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सडनली किसी ने कुछ कहा तो मैंने इम्पल्सिव बिहेवियर में उसके साथ बिहेव कर दिया। मैं पहले कोई भी व्यवहार करने से पहले थॉटफुल
एक स्पेस लूँगा, पहले सोचा, ठीक है अब मैंने वो व्यवहार किया। तो यदि मेरी जॉब ऐसी है जैसे जहाँ मुझे पब्लिक डीलिंग करनी है, जहाँ पे सडनली कोई आपको पिंच कर देगा तो आप इम्पल्सिव व्यवहार ना करें, तो ऐसी जगह पे इस तरह की पर्सनैलिटी के लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, रुकेंगे, थोड़ा समझेंगे, थॉटफुल उनका बिहेवियर पैटर्न होगा। ये लोग थोड़े माइंडफुल होते हैं, मतलब अपने माइंड से ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा चीज़ों पे विचार विमर्श करते हैं। तो इस तरह के लोगों को उन लोगों ने किस डायमेंशन में रखा, इस डायमेंशन में फिट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट डायमेंशन है वो है एक्स्ट्रावर्जन या एक्सट्रोवर्जन। ये कौन से होते हैं, जिन्हें अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस को डिस्प्ले करना, बातचीत करना, लोगों से घुलना मिलना, कैसे नई जगह पे उन्हें लेके गए तो वो क्या है, उन लोगों से जल्दी घुल मिल गए, उनके जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो जल्दी हुआ। वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, जो सोशली एक्सेप्टेड व्यवहार है, सोशलेबल बिहेवियर है, उसको करते हैं। तो कॉमनली आप कई बार देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं, वो नई जगह पे गए, नई ऑर्गेनाइजेशन में गए या किसी नई पार्टी में गए तो वो बहुत जल्दी से अपने दोस्त बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जो थॉट्स हैं, अपने एक्सप्रेशन है, उन्हें आसानी से शेयर कर रहे हैं, दूसरों के साथ बात कर रहे हैं, दूसरों की बातें सुन रहे हैं और उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव है, जो उनका बिहेवियर पैटर्न है, वो किस तरह के डायमेंशन में फिट हो रहा है, एक्सट्रोवर्जन के उसमें। तो यदि मेरी जॉब ऐसी है या जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है जहाँ पर मुझे नए नए लोगों से मिलना है, नए नए लोगों से डील करना है, तो उस कंडीशन में अगर मेरे एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी का जो डायमेंशन है एक्स्ट्रावर्जन पे वो हाई है, तो क्या होगा, वो नए लोगों से आसानी से मिलेगा, नए रिलेशन बनाएगा। जैसे मार्केटिंग, अगर आपका मार्केटिंग का काम है तो नए नए लोगों से मिलना है, नए नए लोगों के बारे में जानना है, नए नए लोगों से रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो अगर मैं इस कंडीशन में, इस डायमेंशन पे लो हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नई जगह जा रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, तो आप कॉमनली देखते होंगे कुछ आपके ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जिन्हें नए लोगों से मिलना, उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना उतना बहुत प्रेफरेबल नहीं होता है। वो शादी में, पार्टी में भी कहीं गए हैं तो अपने एक कोने में हैं या उनका अपना एक छोटा सा कोर ग्रुप है, उसी में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी बिहेवियर पैटर्न है उन्हें हम इस डायमेंशन में रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस के डायमेंशन में क्या आते हैं, जैसे काइंडनेस, दूसरों का प्रो सोशल बिहेवियर, दूसरों का कंसिडरेशन, दूसरों को कोऑपरेट करना, अर्थात एग्रीएबलनेस। वो जो प्रो सोशल बिहेवियर हैं, दूसरों को कोऑपरेट करते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझते हैं, दूसरे की बातों को समझते हैं, उनको मानते हैं। तो यदि आपकी जॉब, आपकी टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की है जहाँ पर आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो एग्रीएबलनेस में हाई हो, उसकी पर्सनैलिटी डायमेंशन में एग्रीएबलनेस ज़्यादा हो, तो वो उस जॉब में ज़्यादा फिट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है न्यूरोटिसिज्म। इस डायमेंशन में कैसे लोग होते हैं, इस डायमेंशंस को लोग दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, जो इमोशनल इनस्टेबिलिटी। या आप इससे कुछ बुक्स में, कुछ पेपर्स में इमोशनल स्टेबिलिटी के डायमेंशन के नाम से भी पाएंगे। आइडिया वही है, बस उसका एक्सप्रेशन बदला है। जैसे न्यूरोटिसिज्म मतलब सैडनेस, बहुत डिप्रेशन में है, सैडनेस है, उनका जो बिहेवियर है बहुत लो फील कर रहा है। तो यदि मैं इस न्यूरोटिसिज्म के डायमेंशन पे ज़्यादा हूँ तो मेरा जो व्यवहार होगा वो डिप्रेसिव होगा, सैड होगा, बहुत परेशान है। बस आप कुछ जगह कुछ लोगों से मिलते होंगे तो वो हमेशा, नहीं है उसके पास मत जाओ, उसके पास जाओ तो बहुत लो फील होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बस कैसी बातें करता है, दुख की बातें करता है, हमेशा यही डिस्कशन करता है, किसी चीज़ में पॉजिटिविटी का फोकस नहीं करता, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढता है। तो ये एक डायमेंशन। लेकिन अगर मेरे इमोशनल स्टेबिलिटी हाई है तो क्या होगा कि मेरा जो ये एक्सप्रेशंस होंगे ये लो लेवल के होंगे, और मैं अगर न्यूट्रिसिज्म पे लो होऊंगा तो मेरे इमोशनल स्टेबिलिटी के डायमेंशन पे जो हाई बिहेवियर पैटर्न है वो होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो बिग 5 थ्योरी है पर्सनैलिटी की, उसके माध्यम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको समझ सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क स्ट्रक्चर है उनमें उनका सिलेक्शन और उनका जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यूज़ कर सकते हैं।
और साथ ही साथ पर्सनैलिटी की इस इंफॉर्मेशन से हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉय काफ़ी हद तक किस प्रकार से हमारे फ्यूचर में बिहेवियर करेगा। तो इस थ्योरी को समझने के बाद अब हम लोग जो डिस्कशन करते हैं वो करते हैं मेज़रमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। क्योंकि जब हम थियरीज, जॉब फिट, इन सब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि हम ये कैसे आइडिया लगाएं कि कौन व्यक्ति किस पर्सनैलिटी का है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पर्सनैलिटी को हम कैसे मेज़र करें। तो पर्सनैलिटी का मेज़रमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से पर्सनैलिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो कॉमनली पर्सनैलिटी को जो मेज़र करने के तरीके हैं उसमें कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, जैसे इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन। ये वो मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम दूसरे की पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कॉमनली भी आप देखेंगे कि यदि आप कहें कि ठीक है इसकी ये पर्सनैलिटी है, तो लोग आपसे पूछते हैं तुम्हें कैसे पता, तो आप बताते हो नहीं मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं उसको बहुत दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा था, मैंने देखा कि वो इस तरह का व्यवहार करता है। तो इस तरह का जो व्यवहार करते हैं वो लोग क्या आ जाते हैं, इस डायमेंशन में जाते हैं, ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस में चले गए, एग्रीबलनेस में चले गए। तो क्या हो सकता है कि अगर मेरे पास जो थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन है पर्सनैलिटी की और मैं किसी व्यक्ति को ऑब्ज़र्व करूं, तो उस ऑब्ज़र्वेशन के माध्यम से मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये व्यक्ति किस तरह के पर्सनैलिटी डायमेंशन में फॉल करता है या इसके अंदर किस तरह के पर्सनैलिटी डायमेंशंस हैं। ऑब्ज़र्वेशन सिर्फ लोगों को ऑब्ज़र्व करके देखने मात्र से, उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करने के मात्र से। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जब मैं किसी को ऑब्ज़र्व करता हूँ तो मेरे जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे जो प्रेजुडिस हैं, बायसनेस हैं, ये भी वर्क करते हैं कि मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, कितना देख रहा हूँ, किस किस समय मैंने ऑब्ज़र्व किया, इसका भी उसमें रोल रहता है। इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है केस स्टडी। केस स्टडी कैसा मेथड है जिसमें हम एक पर्टिकुलर केस प्रिपेयर करते हैं और उस केस को हम एनालाइज करते हैं और उस एनालिसिस के माध्यम से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ओके ठीक इसका ये रिज़ल्ट है और उस रिज़ल्ट का ये इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या होता है जिसमें हम बातचीत के द्वारा एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और उन सवाल का जो जवाब आपको मिलता है, उस सवाल और जवाब के माध्यम से आपके पास डेटा आता है उसका आप एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के आधार पर आप ये बताते हैं कि ठीक है ये व्यक्ति इस पर्सनैलिटी का है या इस कॉन्सेप्ट का ये अर्थ है। तो इंटरव्यूज़ जैसे आप देखेंगे कि टीवी में या आजकल बहुत से लोग बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते हैं और उसमें उस व्यक्ति से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे ठीक है क्या आपको बाहर घूमना पसंद है, तो लोग इंटरव्यू में बताते हैं कि या कि नहीं ठीक है, वो इंटरव्यू में पूछा कि आप अपने स्पेसिफिक बिहेवियर्स के बारे में बताइए, अपनी लाइफ के बारे में बताइए, तो वो धीरे धीरे आपको अपने बारे में बताते हैं और वो जो डेटा, वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली, उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये इस पर्सनैलिटी का है या इस पर्सनैलिटी के डायमेंशन में ये हाई है, इस पर्सनैलिटी के डायमेंशन में ये लो है। और उस प्रकार से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए करना चाहें या जॉब डिज़ाइन के समय या जॉब अलोकेशन के समय, आप इस प्रकार इस मेज़रमेंट के थ्रू आप व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो सारे मेथड्स हैं इनमें एक अलग तरह की लिमिटेशन है। जैसा हमने कहा सब्जेक्टिविटी की लिमिटेशन है, कौन इंटरव्यू कर रहा है, उसका पर्पस क्या है। यदि आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं रिसर्च में और इन डेटा कलेक्शन के मेथड्स में, इंटरव्यू में, केस स्टडी में, ऑब्जर्वेशन में, तो क्या होगा आपका जो सब्जेक्टिविटी का डायमेंशन है, सब्जेक्टिविटी की एरर्स हैं वो कम होती चली जाएंगी। तो इन मेथड्स को ये कहने का अर्थ कि इनके अंदर लिमिटेशन है ये नहीं है कि इनसे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कम्प्लीटली गलत है या वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। जिस तरीके से जो स्किल्ड जब ऑब्जर्वेशन होगा या स्किल्ड इंटरव्यू होगा तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी एक वैलिड और एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है।
लेकिन इन मेथड्स की ये बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है पर्सनैलिटी स्केल या इन्वेंट्री। आप देखेंगे नेट पे भी अगर आप डालेंगे कि पर्सनैलिटी, तो वो आपको बहुत सारी इन्वेंट्री या स्केल देगा कि आप इन क्वेश्चंस को आंसर कीजिए, और उसके बाद वो आपको एक क्लिक के बाद बताएगा कि आप इस पर्सनैलिटी के हैं। एक और आएगा तो ठीक है, वो आप 100 क्वेश्चन आपको देगा, 200 देगा, उसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगे, और उन स्टेटमेंट्स के आपको रिस्पॉन्स पूछेगा कि आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं, अत्यधिक असहमत हैं या न्यूट्रल हैं, कि आप किस तरह से अपने बिहेवियर में देखते हैं इस पर्टिकुलर आइटम को। तो उसके बाद वो क्या करता है, उन आइटम्स का जो रेस्पॉन्स होता है, जो रेटिंग स्केल होता है, उसके माध्यम से उसको एनालाइज करता है और बताता है कि ठीक है, अगर ये आपके अंदर ये बिहेवियर इंसिडेंस है या नहीं है, तो आप इस तरह की पर्सनैलिटी डोमेन या पर्सनैलिटी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो कहलाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या प्रोजेक्टिव टेस्ट। ये पर्सनैलिटी को मेज़र करने का एक बहुत ही यूनिक और एक तरह से कुछ हद तक डिफ़िकल्ट, एक लेकिन बहुत ही वैलिड और बहुत ही रिलायबल मेथड है। इसमें हम पर्सनैलिटी के उन डोमेन्स या उन डायमेंशंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिसके बारे में इंसान या जो व्यक्ति है वो डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली नहीं बताना चाहता है। तो जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, इसमें हम किस तरीके से लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं कि हम उन्हें पहले कोई एम्बिग्यूअस, जैसे TAT, रोशाक या सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, इसमें हम एम्बिग्यूअस जो स्टिमुलस है उसको प्रेजेंट करते हैं, और उसके बेसिस पर उससे उसके विचार, या ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्केल है। TAT है तो उसका अलग प्रोसीजर है, जो रोशाक है उसका अलग प्रोसीजर है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है उसका अलग प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पर हम जो उसकी अनकॉन्शियस जो फीलिंग्स हैं, जो अनकॉन्शियस उसके पर्सनैलिटी के पैटर्न्स हैं, उसके बारे में ज़्यादा हद तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए, उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए हमें एक स्पेसिफ़िक तरह की स्किल या ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो टेस्ट हैं, इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफरेंट है, और जो इनका इंटरप्रिटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से किया जाता है। लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के माध्यम से भी हम लोग व्यक्तियों की पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक और जो इंडिकेटर है, मतलब जो इन्वेंट्री है, उसका एग्जांपल लिया है। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में एक बहुत ही कॉमनली यूज़ है MBTI। इसे हम बोलते हैं मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ये एक ऐसी इन्वेंट्री है जो व्यक्ति के जो डिफरेंट पर्सनैलिटी के डायमेंशंस हैं, जो डोमेन हैं, उनके बारे में हमें जानकारी देती है। इस पर्सनैलिटी इंडिकेटर इन्वेंट्री में 100 क्वेश्चंस हैं, और ये जो 100 क्वेश्चंस हैं, इनमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बताना होता है कि इन सिचुएशंस में वो कैसा यूजुअली फील करते हैं या बिहेव करते हैं, और उनके इन आंसर्स को जो हमें उनका डेटा मिलता है उसका हम एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस के बेसिस पर हम इंडिविजुअल्स को या एम्प्लॉयज़ को ये जो डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस में फॉल करते हैं, अर्थात ये पता करते हैं कि वो व्यक्ति किस किस डायमेंशन में फॉल कर रहा है। तो इसके जो डायमेंशन है MBTI के, जैसे वो पहला है एक्स्ट्रावर्टेड और इंट्रोवर्टेड। जैसा हम लोगों ने इससे पहले देखा था, एक्स्ट्रावर्टेड और इंट्रोवर्टेड। एक्स्ट्रावर्टेड कौन? वो जो लोग मिलना जुलना, एक दूसरे से बातचीत करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं, वो कैसे होते हैं? एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो इनके कुछ हद तक अपोजिट होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। उसके बाद सेंसिंग। तो सेंसिंग वाले कौन कौन से होते हैं? जो रूटीन फोकस, रियलिटी पर फोकस करते हैं, रूटीन जॉब पर फोकस करते हैं, और किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? जैसे जो अपने सेंसेस से डेटा कलेक्ट किया, जो मैं देख रहा हूँ मुझे उस पे ज़्यादा ट्रस्ट है। तो ये सब कौन होते हैं? सेंसिंग में। दूसरे वाले कौन से होते हैं? इंट्यूटिव। इनका जो आइडिया होता है, ये बिग पिक्चर देखते हैं, मतलब जैसे सेंसिंग वाले हैं वो एग्जैक्टली एनालाइज करेंगे, फैक्ट टू फैक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो इंट्यूटिव वाले हैं वो बिग पिक्चर देखेंगे, उनका आइडिया पैटर्न फ्यूचर ओरिएंटेड ज़्यादा होंगे, पॉसिबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है थिंकिंग। ये किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं? जैसे रीज़न पर, लॉजिक पर, और ये कब ज़्यादा डिसीज़न लेते हैं? जब पहले जो हमारे पास फैक्ट्स हैं,
जो लॉजिक्स हैं, रीजंस हैं, उन्हें इवैल्यूएट कर लेते हैं। दूसरे वाले कौन से होते हैं? फीलिंग ओरिएंटेड। तो जो फीलिंग ओरिएंटेड होते हैं वो कैसे होते हैं? इमोशनल ओरिएंटेड। इनका जो फोकस ज़्यादा होता है वो किस पर होता है? इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पीपल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ह्यूमन जो पर्सपेक्टिव है उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पर्सनल वैल्यूज़ पे इनका ज़्यादा फोकस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डायमेंशन है वो है जजिंग। अब जजिंग वाले कौन से डायमेंशंस होते हैं? जो कंट्रोल, ऑर्डर या स्ट्रक्चर में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऑर्डर में फर्म डिसीज़न इनके होते हैं कि हाँ ठीक है, ये डिसीज़न लिया गया है तो अब इस डिसीज़न पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये कौन सा वाला टाइप है? जजिंग टाइप। उसके बाद परसीविंग। परसीविंग वाले कौन से होते हैं? ये थोड़े जैसे ये बहुत फिक्स हैं, फर्म है, तो इनका क्या डायमेंशन होता है? ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होंगे, इनकी अडेप्टेबिलिटी कैसी होगी? हाई होगी, स्पॉन्टेनियस वर्क में ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो इस प्रकार जो MBTI है वो इन डिफरेंट डायमेंशंस में इंडिविजुअल्स को उनके बिहेवियरल पैटर्न्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट या कैटेगराइज करता है। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में अपने एम्प्लॉयज़ के योगदान को बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस में पर्सनैलिटी का क्या अर्थ है, क्या योगदान है और किस प्रकार हम पर्सनैलिटी के जो इन्फॉर्मेशन है उसके माध्यम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की। आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आज के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।